नमस्कार साथियों। तो आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये हिस्ट्री का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊँगा और सिंधु घाटी इसमें बताऊँगा सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, इसके नगर नियोजन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, भोजन प्रणाली के बारे में और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखी जाती है। आद्य ऐतिहासिक काल में वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि हमें इसमें जो है लिखित सामग्री नहीं मिलती है, यानी कि मानव पहले किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, इसलिए हमें प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिपि नहीं मिलती है। हमें उसके जो पता लगाते हैं वो उसमें मिले अवशेषों से लगाते हैं। और आगे है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आज मैं आपके लिए आद्य ऐतिहासिक काल पर ही वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई जाती है और वैदिक संस्कृति। तो आज मैं आपके लिए आद्य ऐतिहासिक काल की पहली वीडियो लेके आया हूँ और आगे आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आऊँगा। और आप बिना देरी किए हुए चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर मानव द्वारा लिखित साक्ष्य मिले हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित जानकारी तो मिलती है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। उसी में ये हड़प्पा सभ्यता भी है या सिंधु घाटी सभ्यता। और ये आगे है, यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सबसे पहली खुदाई जो हुई थी वो हड़प्पा में हुई थी। और यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी नदी पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आगे है कि रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो बच्चों, ये जो तिथि है ये आपकी सर्वमान्य तिथि है। अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ही लगाना है, क्योंकि कहीं कहीं पर जो है ये 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक दी हुई है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। तो बच्चों, ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। आगे है कि इसी समय कांसे की खोज हुई थी, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो बच्चों, इसी समय जो है कांसे की भी खोज हुई थी, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। आगे है, चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी। उसे यह पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, लेकिन उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसको इसकी जानकारी जो है 1826 में ही हो गई थी। आगे है, 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सन जॉन मार्शल के आदेश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो जो दयाराम साहनी जी ने जो है जॉन मार्शल के आदेश पर जो है 1921 में हड़प्पा का उत्खनन यानी कि खुदाई करवाई थी। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसमें प्रमुख नगर जो थे वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, चनहूदड़ो, रोपड़, लोथल, बनावली, रंगपुर आदि थे। तो इस सभ्यता में जो प्रमुख स्थल थे वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, चनहूदड़ो, रोपड़, लोथल, बनावली और रंगपुर आदि। तो बच्चों, इसमें 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो बच्चों, मोहनजोदड़ो का एक नाम जो है उसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो आइए मैं ये आपको सब आगे बताऊंगा। तो सिंधु घाटी का सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है
उत्तरी सीमा में मांडा जम्मू कश्मीर तक था, दक्षिणी सीमा में हेमाबाद महाराष्ट्र तक था और पूर्वी सीमा में जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक था और पश्चिमी सीमा में जो है सुतकांगडोर यानी कि बलूचिस्तान तक था। तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। तो बच्चों अगर आप इसे मैप में देखेंगे तो इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। एक बार और देख लीजिए कि इसका विस्तार कितना है कि उत्तरी सीमा से मांडा यानी जम्मू कश्मीर तक और दक्षिणी सीमा में जो है हेमाबाद महाराष्ट्र तक और पूर्वी सीमा यानी कि आलमगीर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और पश्चिमी सीमा जो है सुतकांगेंडोर यानी बलूचिस्तान जो कि इस समय पाकिस्तान में है। और इसकी ये सभ्यता का जो आकार कैसा था? वो था त्रिभुजाकार। आगे है सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। तो बच्चों सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप जो है मात्र सत्तात्मक था और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। तो बच्चों सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो 4 वर्गों में बटा हुआ था और यहाँ का स्वरूप जो कैसा था वो मात्र सत्तात्मक था। तो वो 4 वर्ग कौन कौन से थे? एक था विद्वान वर्ग, एक था योद्धा वर्ग और एक था व्यापारी एवं शिल्प वर्ग और एक था श्रमिक वर्ग। तो बच्चों यहाँ के सामाजिक जीवन में आप देख ही रहे हैं कि ये 4 वर्गों में बटा हुआ था, विद्वान वर्ग में, योद्धा वर्ग में और व्यापारी एवं शिल्प वर्ग में और श्रमिक वर्ग में। आगे है भोजन। तो बच्चों यहाँ पर सिंधु सभ्यता में लोग जो भोजन कैसा करते थे तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे। तो बच्चों सिंधु सभ्यता में जो है वहाँ के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। आगे है समाधान प्रणाली, यानी कि समाधान प्रणाली का अर्थ होता है कि मृतकों का अंतिम संस्कार, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे अपने मृतकों का कितने प्रकार से वो करते थे अंतिम संस्कार? 3 प्रकार से। पहला है पूर्ण समाधान, यानी कि यह मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। तो बच्चों आप जानते ही हैं कि अभी भी कुछ लोग जो है मृतकों को कब्र में दफना देते हैं, तो यह वैसा ही है, इसे कब्र में दफनाया जाता था। आगे है आंशिक समाधान, यानी कि आंशिक समाधान में जो है मृतक के शरीर को जंगल में रख दिया जाता था और जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तब हड्डियों को गाड़ दिया जाता था। तो बच्चों आंशिक समाधान में जो है मृतकों के शरीर को उससे पहले जंगल में डाल दिया जाता था और जब पशु पक्षी जो है उसके मांस को खा लेते थे तो तब उसकी हड्डियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। आगे है दाह संस्कार। तो बच्चों आप जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म जो है दाह संस्कार होता है, यानी कि यह मृतकों को जलाने की परंपरा थी। तो दाह संस्कार में जो है मृतकों को जलाया जाता था। आगे है नगर नियोजन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे। सुनियोजित से आप समझ ही रहे होंगे कितने वो ज़्यादा ही यानी कि विकासशील थे, या मतलब विकसित थे। आगे है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकान के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है। तो बच्चों आपने पढ़ा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो है मकान के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है, इसलिए उसे शहरी सभ्यता भी कहते हैं। और आगे है कि सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। तो बच्चों ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो मकान के दरवाजे थे वो किधर खुलते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो मकान के दरवाजे थे वो जो है सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। और आगे है सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़क किस स्थान पर मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो में मिली है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। आगे है सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोईघर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले थे। तो बच्चों आपने देखा कि जो सिंधु सभ्यता में मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे और इनमें आंगन, रसोईघर, स्नानागार, कुएं और आपने देखा कि कुछ बड़े घरों में जो है शौचालय भी होते थे।
और आगे है यहाँ पर ढकी हुई नालियाँ भी मिली हैं। तो बच्चों आप सोच सकते हैं कि उस समय पर यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले वहाँ पर ढकी हुई नालियाँ मिली थीं। आगे है इसीलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता या शहरीय सभ्यता कहा जाता है। तो बच्चों आपने जो पढ़ा है कि उसे नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एडवांस वो जो लोग थे। आगे है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में पहला है हड़प्पा, यानी कि इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की। यह जो है रावी नदी के तट पर मिला था, जो कि पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है। आगे है हड़प्पा सभ्यता से मिली वस्तुएं। तो हड़प्पा में जो मिली वस्तुएं कौन सी हैं? श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान और हाथी के दांत। तो बच्चों ये जो है क्या जो हड़प्पा में जो मिली वस्तुएं कौन सी हैं? श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान और हाथी के दांत। तो बच्चों ये RH-37 जो कब्रिस्तान है, तो ये आपके एक बार प्रश्न वो पेपर में पूछा गया था कि जो RH-37 कब्रिस्तान है वो किस स्थल से मिले थे, तो कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से। आगे है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। यह लरकाना जिला पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मृतकों का टीला। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। तो बच्चों मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 में किसने करवाई थी? वो राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। और यह जो है लरकाना पाकिस्तान ज़िले में स्थित, लरकाना यानी कि जो पाकिस्तान का एक ज़िला है उसमें स्थित है। यह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था, मृतकों का टीला। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो वो था मोहनजोदड़ो। आगे है मोहनजोदड़ो से मिली वस्तुएं। तो बच्चों मोहनजोदड़ो से मिली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल अन्नागार और स्नानागार और एक अन्नागार, सबसे चौड़ी सड़क, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। तो बच्चों जो मोहनजोदड़ो में है, जो कुएं पता है आपको कितने मिले हैं? तो उसमें कुएं जो है लगभग 700 कुएं मिले हैं और मोहनजोदड़ो में। और इसमें विशाल अन्नागार और इसका अन्नागार विशाल स्नानागार। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल भवन कहाँ पर मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो में मिला है और वो कौन सा है? अन्नागार है। आगे है कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। तो बच्चों ये जो है मोहनजोदड़ो में जो है कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी मिली है और सबसे चौड़ी सड़क भी वहीं पर मिली है। और आदि से यानी कि शिव भगवान की वहाँ पर वो भी मिली है प्रतिमा। और आगे है सभागार और सूती वस्त्र। तो बच्चों वहाँ पर सूती वस्त्र भी मिले हैं। आगे है चनहूदड़ो। तो इसकी खुदाई जो है गोपाल मजूमदार जी ने की थी और वर्तमान में यह जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और यह औद्योगिक शहर है। तो बच्चों चनहूदड़ो अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्ग रहित शहर कौन सा है, तो वो चनहूदड़ो था। और इसकी खुदाई जो है गोपाल मजूमदार जी ने की करवाई थी। वर्तमान में यह जो कहाँ है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यह शहर कैसा शहर था? एक औद्योगिक शहर था। आगे है चनहूदड़ो से मिली वस्तुएं। तो बच्चों चनहूदड़ो में जो मिली वस्तुएं हैं कौन सी हैं? एक लिपस्टिक है। तो बच्चों आप देखो कि उस टाइम पर भी लिपस्टिक थी। एक शीशा भी मिले हैं, मनके भी मिले हैं, गुड़िया भी मिली है, बिल्ली एवं कुत्ते के पैरों के निशान भी मिले हैं। तो बच्चों वहाँ पर जो है बिल्ली के बीच जो है कुत्ता भाग रहा था, उसके निशान मिले हैं, मनके मिले हैं, गुड़िया मिली हैं, शीशा मिला है और लिपस्टिक भी मिली है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैसे आपके वहाँ पर पूछा भी गया था एक बार कि बिल्ली एवं कुत्ते के निशान किस शहर में मिले थे, तो वो चनहूदड़ो में मिले थे। आगे है रोपड़। तो रोपड़ की खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में करवाई थी। यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? सतलज नदी के किनारे पर पंजाब में स्थित है। और इसकी खुदाई किसने करवाई थी? यज्ञदत्त शर्मा ने, वो भी 1953 में। आगे है रोपड़ से मिली वस्तुएं। तो यहाँ पर
मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो बच्चों आपने पहले भी पढ़ा था कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, वो कहाँ पर दफनाया गया था, आपको ये कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। आगे है नवपाषाण काल में भी ऐसे ही। अब ये लो, मैंने आपके लिए पहले ही टाइपिंग कर दी है कि बुर्ज होम में मिला था, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था। आगे है कालीबंगा। तो इसकी खुदाई जो है बी के थापड़ एवं बी लाल ने की थी। यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। आगे है कालीबंगा से मिली वस्तुएं। तो कालीबंगा से मिली वस्तुएं क्या हैं? हल से जुते हुए खेत के निशान, अलंकृत ईंट, हवन कुंड, कांच की चूड़ी। तो बच्चों कालीबंगा में जो है ये वाला प्रश्न जो पूछा गया था कि हल से जुते हुए खेत के निशान कहाँ पर मिले हैं, तो वो है कालीबंगा में मिले हैं। अलंकृत ईंटें मिली हैं, हवन कुंड मिला है, कांच की चूड़ियाँ भी मिली हैं। और आगे है धोलावीरा, ये भी एक प्रमुख स्थल है। तो इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और धोलावीरा से मिली वस्तुएं कौन सी हैं? तो वो स्टेडियम है। तो बच्चों उस समय पर भी स्टेडियम होता था। और आगे है सुरकोटदा। तो इसका उत्खनन जो है जगपति जोशी ने करवाया था। वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। तो सुरकोटदा जो उत्खनन यानी कि खुदाई जो है जगपति जोशी ने करवाई थी, और वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। आगे है सुरकोटदा से मिली वस्तुएं। तो सुरकोटदा में को जो मिला था वो घोड़े की हड्डियां मिली थी। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि घोड़े की हड्डियां कहाँ पर मिली थी, तो कहाँ से मिली थी? सुरकोटदा से। आगे है लोथल। तो इसका उत्खनन जो है R.S. राव ने करवाया था, और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बच्चों ये लोथल जो है इसका जो उत्खनन यानी कि खुदाई जो है R.S. राव ने करवाई थी, और यह कहाँ पर स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे है लोथल से मिली वस्तुएं। तो लोथल से मिली वस्तुएं कौन सी हैं? यहाँ पर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है, यानी कि लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो आप जानते हैं गुजरात जो है समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पर कहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है, और यहाँ घरों के दरवाजे सड़कों की ओर मिले थे। तो बच्चों सिंधु सभ्यता का ये एकमात्र शहर ऐसा है जिसके दरवाजे जो है सड़कों की ओर खुलते थे। नहीं, बाकी सभी शहरों के घरों के दरवाजे जो है सड़कों की ओर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। आगे है सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य। तो बच्चों सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और इन्हें आप अच्छे से पढ़िए। तो सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो बच्चों सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? मैंने आपको पहले बताया था कि इस युग में जो है कांसे की खोज हुई थी, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिपि मिली है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में जो है भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और इसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। आगे है सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिडोन रखा, जिसका अर्थ है सैंधववासी की उपज। तो बच्चों सैंधववासी विश्व में जो है कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सेंडोन रखा, जिसका अर्थ क्या होता है? सैंधववासी की उपज। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, किंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, किंतु उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार था। तो बच्चों आपसे मेरा एक प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो आपको ये जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं आपको ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और आपके लिए एक प्रश्न और है कि आग की खोज कब हुई थी? ये भी आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है माप तौल से भी परिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं जब व्यापार करते थे तो माप तौल से ज़रूर परिचित होंगे।
आगे है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो बच्चों ये जो है कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज़ से जो है परिचित नहीं थे। वो किससे नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी सभी धातुओं से परिचित थे। और उसमें ऑप्शन में ये दिया भी होता है। आगे है, सिंधु हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो वो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। और आगे है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं लेकिन शेर के चित्र नहीं मिले हैं। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता में जो है पशुपतिनाथ के और इन सभी के जो बहुत सारे चित्र मिले हैं, कुत्तों के भी मिले हैं, बिल्लियों के मिले हैं, लेकिन शेर के चित्र कोई नहीं मिला है। तो आपको याद रखना है। आगे है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सैल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था। तो बच्चों ये प्रश्न भी जो है आपका पिछली बार आया था कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था, वो सैल खड़ी का किया जाता था। तो बच्चों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। तो बच्चों आगे आपके लिए वैदिक संस्कृति पर वीडियो आएगी, तो बने रहिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।